एपिसोड 21। पेशकश मीरे कारवां। जब हम विलेज और किनारा के दरमियान थे तो साहिल ने कहा, वजदान, मैंने आज की फाइट में महसूस किया है कि मेरा फन अभी कच्चा है, जो रफ्ता रफ्ता पक रहा है। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं अपनी मेहनत के नताइज से मुतमईन हूँ। तुमने बहुत डट कर एक बाकायदा मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला किया है। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो? वो गहरी संजीदगी से बोली। मैंने सादगी से पूछा, क्या तुम अपना दिल कहीं रखवाना चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखती रही। उसकी खामोशी में एक मुस्तरिब तूफान छुपा हुआ था। कभी वो पूरे साजो सामान से लैस होकर मुझे हरासा करने पर कमर बस्ता रहती थी, और जब से मैं उसकी जानिब राग़िब हुआ तो वो कन्नी गांठने लगी थी। जलवत में सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल रहता था, लेकिन खलवत मुयस्सर आते ही उसके नाजो अंदाज ही बदल जाते थे। मुझे यूं महसूस होता मैं कुएं से 2 हाथ के फासले पर खड़ा हूं, मगर मुझे अपनी हरकत और सिकनात पर इख्तियार नहीं। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए 2 हाथ का फासला तय नहीं कर पाता था। प्यासे को तो रेगजार की चमकती हुई रेत भी पानी ही नजर आती है। मेरे सामने तो एक जीता जागता मोहब्बत का सागर ठाठे मारता रहता था, जिसके साहिल का रवैया किसी कोस्ट गार्ड का होता था। वो साहिल ही थी जिससे मेरे दिल में मोहब्बत की तड़प जगाई थी। मेरी जिंदगी में दर्जनों लड़कियां आई और चली गईं। मैं इब्तिदा में साहिल को भी उन्हीं लड़कियों में समझ रहा था कि ये भी आई और चली जाएगी, लेकिन ये आई जरूर पर गई नहीं। साहिल मेरे अंदर ही कहीं खो गई थी। पता नहीं ये साहिरा मेरी तड़प को किस डिग्री तक पहुंचाने का इरादा रखती थी। साहिल की आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके तस्वुर से हकीकत की तरफ लौट आया। वो पूछ रही थी, वादा पूरा नहीं करोगे? फौरी तौर पर मेरी समझ में कुछ ना आया। कौन सा वादा? मैंने कहा। वो अपने लहजे की शरारत अमेज संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोली, वही वादा जो तुमने रेस्टोरेंट में उनसे किया था। मैंने उलझनज़दा नजर से उसे देखा और उसी वक्त मुझे याद आ गया कि मैंने वापसी पर मिन्हास बाकर के घर आने की हामी भरी थी। इस सोच के साथ ही मैंने गाड़ी से बाहर के मंजर का जायजा लिया। उस वक्त हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से गुजरकर हेलीपैड की जाने बढ़ रहे थे। साहिल ने बर वक्त मुझे याद दिलाया था। मैंने गाड़ी को वापसी के रास्ते पर मोड़ने के दौरान में कहा, इंसान को हर मुमकिन हद तक वादा पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। हम मिन्हास बाकर के बंगले पर जा रहे हैं। वो ज़ेरे लब हफीफ सा मुस्कुराई, मगर जुबान से एक लफ्ज भी न कहा। बंगले पर मुमताज और शुबाना हमारा इंतजार कर रही थी। हमें घर के अफराद की तरह ट्रीट किया गया। मिन्हास बाकर मुमताज के बाप काजी सुल्तान का गहरा दोस्त था। जब से मैं कराची आया था तो काजी सुल्तान ने मुझे मिन्हास बाकर का पता और फोन नंबर भी दिया था, ताकि मुझे कराची में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन ये इत्तफाक ही था कि यहाँ पहुंचते ही पैदर पे मसाइल में उलझता ही चला गया और मिन्हास बाकर से कोई संजीदा राब्ता न कर सका। जब कुछ फुर्सत मुयस्सर आई तो मैं उस वक्त तक CFK से वाबस्ता हो चुका था और रिहाइश वगैरह का मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा था। बंगले की जानब आते हुए मैंने साहिल को अच्छी तरह समझा दिया था कि उन लोगों के सामने किसी भी तौर CFK का जिक्र न करे। ये राज सिर्फ हम दोनों तक महदूद रहना चाहिए। सबको यही बताया जाए कि यहाँ मुझे मेरे एक पुराना दोस्त मिल गया था और हम उसी के फ्लैट में रह रहे हैं। हमारे दरमियान काफी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहीं। शुबाना और मुमताज ने मोटरसाइकिल सवारों के बारे में भी मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें चोर उचक्के कहकर मामला रफा दफा कर दिया। दरअसल मैं मुमताज को किसी किस्म के खौफ और हरास में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो हम परेशान होती रहती। अलबत्ता जब मुझे मिन्हास बाकर से तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो मैंने उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। यहाँ मैंने मसलहतन या दानिस्ता कह लें थोड़ी सी डंडी मारी थी और इस सियासतदान का जिक्र गोल कर दिया था जो B38 में रहता था। पहले मैं अपने तौर पर महमूद लासानी नामी उस शख्स को चेक करना चाहता था। मिन्हास से मैंने यही कहा था कि वो दोनों गुंडे अच्छी खासी मार खाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए थे और मैं उनका तफसीली इंटरव्यू नहीं कर सका। मिन्हास से मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने दोस्त की बेटी मुमताज की हिफाजत का माकूल बंदोबस्त करेगा।
अगर उसने घर से बाहर भी जाना हुआ तो वो मुसल्ला गार्ड के साथ निकलेगी। उसने ख्याल जाहिर किया था कि काजी सुल्तान का कोई दुश्मन मुमताज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने मिन्हास बाकर को बहुत ही गहरा आदमी पाया। वो अपने चेहरे से अंदरूनी कैफियत को जाहिर नहीं होने देता था। वो टू दी पॉइंट और पुरएतमाद बात करता था। उसकी जगह कोई और होता तो मोटरसाइकिल सवारों का ताक़ुब का सुनकर परेशान हो जाता। मिन्हास तशवीश में मुब्तला हुआ तो था, मगर ठंडे और ठहरे रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहा था। मिन्हास बाकर ऐसा आदमी नहीं था कि बैठकर उसके साथ तवील गपशप की जाती। जब काम की 2-4 बातों के बाद मैंने महसूस किया कि वो उठने का इरादा रखता है, तो मैंने अपने जहन में कुलबुलाते हुए एक सवाल को उसके सामने रख दिया। बाकिर साहब, आप तो माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी और एडिटर और पब्लिशर भी हैं। शहर के हालात के बारे में आपसे ज्यादा बाखबर और कौन होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये नामालूम दहशतगर्द कौन लोग होते हैं? बहुत ही नाजुक सवाल कर दिया है तुमने, वो होंठ बेचते हुए बोला। मैंने कहा, इस नाजुक सवाल ने मेरे जहन में बहुत ही बोझ डाल रखा है। वो अपनी पेशानी को खुजाने के बाद बोला, ये लोग दरअसल किराए के कातिल होते हैं जो मुल्क दुश्मन तंजीमों की आलाकार का किरदार अदा करते हैं। शहर में खौफ व हरास फैलाते हैं, जिससे हमारा मुल्क आलमी बरादरी में नाकाम और बदनाम हो जाता है। इन मजमूम सरगर्मियों का कोई मकसद तो होता होगा। मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें मुख्तलिफ नौइयत के मकासद रखती हैं। मिन्हास बाकर ने बताया, ये कोई छोटी मोटी तंजीमें नहीं होती, बल्कि बैनुल अक़वामी असर और रसूख की हामिल होती हैं, जिसकी पुष्पनाही सुपर ताकतें करती हैं। जब किसी बड़ी ताकत को किसी कमजोर मुल्क से कोई बात मनवाना होती है, तो जुबानी कलामी कोशिश के बाद वो ये रास्ता अख्तियार करती है। जिस मुल्क का करता धरता उनके अज़ाइम पर तवज्जो नहीं देता, वो उसके मुल्क में ऐसे वाक़यात को जन्म देते हैं जिससे हुकूमत की नाअहली साबित होती है। इस खींचातानी में या तो वो हुकूमत बड़ी ताकत के सामने घुटने टेक देता है, या फिर उसकी साबित कदमी उसके लेवा वाले जान बन जाती है। पैदर पे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि हुकूमत अवाम की नजर में जलील और रुसवा होकर रह जाती है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर नहायती ठहरे हुए लहजे में बात जारी रखते हुए बोला, आजकल इस शहर में एक बहुत बड़ी यहूदी कुव्वत भी सरगर्म अमल है। फायरिंग और कत्लो गारत की ये वारदातें वही लोग कर रहे हैं, और इस तरह लोग न सिर्फ खौफ व हरास का शिकार होते हैं, बल्कि अवाम के मुख्तलिफ तबकों में मुनाफरत भी फैल रही है। नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक होने वाले लोग अपने मुखालिफिन को उसका जिम्मेदार करार देने में एक लम्हे की ताहिर नहीं करते कि ये शहर और उसके साथ साथ हमारा पूरा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। गैर मुल्की सरमायादार कंपनियां यहाँ सरमायाकारी का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाती। अजीब वाहियात और अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने पूछा, इसका कोई न कोई सिद्दे बाब तो होना ही चाहिए ना? ऐसी तहरीबी गैर मुल्की कुव्वतों को बेनकाब करने के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करना चाहिए, ताकि अवाम में उसकी तौकीर में इजाफा हो। मिन्हास बाकर ने कहा, अगरचे हुकूमत ऐसी कोशिशें करती ही रहती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जितना नजर आता है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि गैर मुल्की खुद यहाँ आकर हमारे सर पर डंडा नहीं मारते, बल्कि उनके आलाकार हमारे ही भाई बंद है। इस मुल्क, इसी शहर में रहने वाले, मगर गैरों के हाथों में बिके हुए। वो जिस मुल्क की फिजा में सांस लेते हैं, जिस जमीन का उगला हुआ अनाज खाते हैं, और जब मुल्क उनकी शनाख्त का बायस है, वो उसी के सीने को गोदने में मसरूफ हैं। अगयार के इशारों पर वो अपने बहन भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। मिस्टर वजदान, ऐसे दुश्मन को तलाश करना आसान नहीं होता जो आपके खैरहाहों की लिस्ट में शामिल हो और खुद को आपसे ज्यादा आपके दुश्मन का दुश्मन जाहिर करता हो। बहरहाल वो गंभीर अंदाज में बोला, उम्मीद है कि अनकरीब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिन्हास बाकर की लाताल्लुकी और बेपरवाही में एक गहरा करब पोशीदा था, जो उसके चेहरे के तासुरात और हरकत और सिकनात से जाहिर नहीं होता था। ऐसे अफराद अंदर से बेहद दुखी होते हैं, जो कमाले ज़ब्त से अपने चेहरे पर अपने तासुरात जाहिर नहीं होने देते। मुमताज और शुबाना का तो इसरार ये था कि हम दोनों भी रात वही उस बंगले पर ही बसर करें, लेकिन मैं वापस फ्लैट पर आना चाहता था। लिहाजा उन्होंने मेरी मर्जी को देखते हुए ज्यादा जिद नहीं की और हम रात 1 बजे मिन्हास बाकर के बंगले से निकल आए। हमारी बिल्डिंग में इंतजामी सहूलियात बहुत ही उम्दा थी। सिक्योरिटी का निजाम तो बहुत ही फाल था। मेन गेट पर इंटरकॉम सिस्टम मौजूद था।
कोई भी मुलाकाती अपनी मर्जी से मुंह उठाए अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, और चौकीदार नुमा मुसल्ला गार्ड पहले मुतलका फ्लैट से राब्ता करके उस मुलाकाती के बारे में तस्दीक करता, फिर उसे दाखिले की इजाजत मिलती थी। गोया हिफाजती इकदामात के हवाले से वो आइडियल रहायश का थी। फ्लैट में दाखिल होने के बाद जब हम अपने बेडरूम में पहुंचे तो वहां हमारे लिए हैरत का सामान मौजूद था। हम दोनों ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे को देखा, फिर किंग साइज बेड की तरफ तकने लगे। बेड के ऐन वस में एक खूबसूरत सफेद बिल्ली लेटी हुई थी। उस वक्त उसके चेहरे पर हफ्की के आसार थे। वो कुछ इस अंदाज से मुझे घूर रही थी जैसे देर से घर आने पर कोई बीवी अपने शौहर को देखती है। ये कहां से आ गई वजदान? साहिल ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने कहा कोई खिड़की खुली रह गई होगी। फिर मैंने कमरे में मौजूद चारों तरफ नजर दौड़ाई। साहिल बोली, अब इस बदबख्त को भगाओ भी, देखो तो कितनी ढटाई से तुम्हें देखी जा रही है। मैंने चुटकी बजाते हुए उसे बिस्तर से नीचे उतरने का इशारा किया। मियाऊ। बेडरूम में एक महसूस आवाज उभरी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो बिल्ली धीरे से मुस्कुराई हो। बेइख्तियार में भी जेरे लब मुस्कुराने लगा। उसी वक्त उस सफेद बिल्ली ने छलांग लगाई और बिस्तर के नीचे घुस गई। वजदान, इस चिलित्र को फ्लैट से बाहर निकालो वरना मैं सो नहीं सकूंगी, साहिल ने झंझलाहट अमीज लहजे में कहा। मैं झुककर बेड के नीचे से बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगा। लगभग 5 मिनट तक मेरी ये कोशिश जारी रही। बिलाहिर बिल्ली को हार मानना पड़ी और वो एहतजाजी अंदाज में मियाओ मियाओ करते हुए बेडरूम से निकलकर किचन की जानिब दौड़ गई। मैं उसके पीछे लपका। किचन में पहुंचकर मुझे पता चला कि वहां खिड़की अध खुली थी। बिल्ली उस अध खुली खिड़की में बैठी हुई थी। वो किचन में दाखिल होने के बाद उसकी जानिब बड़ी थी और उसके बाद वो मेरी आंखों में आंखें डालकर इल्वदाई अंदाज में मुस्कुराई और बाहर कूद गई। खिड़की बंद करने से कबल मैंने बाहर झांका। हमारा फ्लैट 8वीं फ्लोर पर था। ये अच्छी खासी बुलंदी होती है। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि किचन की खिड़की के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कूदने के बाद वो ठहर सकती। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरे जहन में ख्याल चमका, क्या वो बिल्ली 8वें फ्लोर से बराह रास्त सड़क पर कूदी थी? बज़ाहिर ये नामुमकिन सी बात नजर आती थी। मैंने एक इंग्लिश फिल्म में बिल्ली के ऐसे ही कमालात देखे थे जो बुलंद तरीन इमारतों से बासहूलत कूद कर बाहिफाज़त जमीन पर पहुंच जाती थी, मगर वो फिल्मी बिल्ली थी और हम जीती जागती जिंदगी में सांस ले रहे थे। मैं इस हैरत अंगेज बिल्ली के ख्याल को जहन से झटक कर वापस बेडरूम में आ गया। इस दौरान में साहिल बेड के नजदीकी कारपेट पर एक शीट बिछा चुकी थी। जब से उसने योगा की बाकायदा प्रैक्टिस शुरू की थी, सोने से कबल वो 1-2 आसन जरूर करती थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, उस दीदा दलेर बिल्ली को निकाल दिया ना? हाँ, अब तुम इत्मीनान से सो सकती हो, मैंने कहा। वो कालीन पर बिछी हुई चादर पर चित लेट गई। मैं खामोशी से वॉशरूम में घुस गया। 2 मिनट के बाद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो वो योगा का इंतहाई मुफीद अंदाज हल आसन यानी कि प्लो पोस्चर लगाए हुए थी। मैं साहिल के पोस्चर की तरफ से नजर चुराकर बिस्तर पर आ गया। शोएब गौरी के दस्ते रास्त और साउथ के अबूरी निगरान कबीर शाह ने दोपहर के वक्त मुझसे राब्ता करने को कहा था, लेकिन उसका फोन आने से पहले ही मुमताज की कॉल आ गई। वो शाम में हमसे मिलने आना चाहती थी। मैंने उसे कह दिया था कि थोड़ी देर बाद मैं उसे फोन करूंगा। अगर हमें शाम में कहीं जाना ना हुआ तो मिल बैठने का प्रोग्राम रख लेंगे। दरअसल जब तक कबीर शाह से मेरी बात ना हो जाती, मैं शाम या रात की कोई मसरूफियत कंफर्म नहीं कर सकता था। आज रात हम मियाजाद हुसैन के साथ जो कुछ करने वाले थे, इस मिशन में मैं साहिल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, और ये अच्छा ही था कि मुमताज हमारे फ्लैट पर आ जाती। इस तरह साहिल को तन्हाई का एहसास ना होता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी वो मुझे अकेला जाने देती। वो मेरे साथ जाने की जिद जरूर करती। लंच से फारुग हुए तो कबीर शाह का फोन आ गया। उसने बताया कि चंद मिनट पहले शोएब गौरी से उसकी बात हो गई थी, वो मुझे फोन करेगा। कबीर शाह की जुबानी पता चला कि शोएब गौरी आज रात वापस नहीं आएगा और लिहाजा हमें खुद ही अपने प्रोग्राम पर अमल करना था। शोएब की वापसी पर हमसे शोएब की मुलाकात होनी थी और वो हमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता था। मैंने कबीर शाह से पूछा, तुम किसी महमूद लासानी को जानते हो? कौन महमूद लासानी? कोई सियासतदान है? वो किसी सोच में पड़ गया। मैंने उसकी आसानी के लिए कहा कि ये महमूद लासानी डिफेंस के बंगला नंबर B38 में रहता है। फिर मैंने उसे मज़कूरा बंगले की लोकेशन समझाई और कहा कि इस बंगले के सामने एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। वो भड़क उठा, तुम्हें इस बंगले के बारे में किसने बताया? क्यों, क्या हुआ? उल्टा मैंने उसी से सवाल कर डाला,
तुम महमूद लासानी से अपनी नावाकफियत जाहिर कर चुके हो। वो सनसनीखेज लहजे में बोला, वजदान, तुमने जिस बंगले का जिक्र किया है वही तो हमारा टारगेट है। मियाँ जाहिद हमें वही मिलेगा। मैं उछल पड़ा, क्या वाकई? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, हाँ वजदान। कबीर शाह तस्दीकी लहजे में बोला, उस बंगले के सामने जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ हमारा मोर्चा होगा। मैंने स्कूल के चौकीदार की मुट्ठी गर्म करके उसे इस बात के लिए आमादा कर लिया है कि वो रात भर के लिए हमें स्कूल की इमारत को इस्तेमाल करने देगा। वो लालची शख्स इस बात पर फौरन तैयार हो गया है। वैसे भी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए चौकीदार को ज्यादा परवाह नहीं होगी। अगर वो मियाँ जाहिद हुसैन का बंगला है तो उसके गेट पर महमूद लासानी के नाम की नेम प्लेट क्यों नस्ब है? मैंने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। कबीर शाह ने बताया, अब मुझे याद आया, महमूद लासानी नामी एक सियासतदान मियाँ जाहिद का रिश्तेदार है। मुमकिन है मियाँ जाहिद ने किसी मसलहत की बना पर उसकी नेम प्लेट लगा रखी हो। ये नेम प्लेट तुम्हारी नजर से नहीं गुजरी थी? सच्ची बात तो ये है कि मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो खसियाना अंदाज में बोला, हम इस बंगले की लोकेशन के एतबार से अच्छी तरह जानते हैं कि वो बंगला कहाँ है। मैंने पूछा, तुम्हारा बास शुएब गौरी तो नहीं आ रहा? तुमने रात वाले मिशन के बारे में क्या लाहे अमल बनाया है? वो बोला, लाहे अमल मैंने बास के मशवरे से ही तरतीब दिया है। तुम शाम में साउथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें तफसीलात से आगाह कर दूंगा। हम रात के पहले पहर ही उस स्कूल में डेरा जमा कर बैठ जाएंगे। मैंने टेलीस्कोप वगैरह को बंदोबस्त कर लिया है। हम स्कूल में रहते हुए पहले खामोशी से B38 वालों की गहमा गहमियों का नजारा करते रहेंगे, फिर मुनासिब वक्त पर अपनी कार्रवाई करेंगे। तुम आओ तो तफसीलन बात करते हैं। मजीद 2-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने रिसीवर क्रेडिट कर दिया। साहिल को मैं बता चुका था कि आज रात दुश्मनों पर बहुत भारी है। इम्तियाज, रूबी और मीरबख्श के कातलों को इस रात रोए जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैं उनको इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि हमारे साथियों की रूहें बेपनाह सुकून महसूस करेंगी। और ये सारी कार्रवाई चूंकि मियाँ जाहिद हुसैन के जेर साया हुई है, इसलिए मियाँ जी की तो मैं ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। साहिल ने पूछा, अभी तुमने फोन पर शुएब के खास आदमी कबीर शाह से गुफ्तगू करते हुए महमूद लासानी और B38 का जिक्र किया था। क्या कुछ मालूम हुआ? मुमताज का ताकुब करने वाला ये सियासतदान महमूद लासानी कौन है और इसके मकासद क्या हैं? मैंने जवाब में जब साहिल को ये बताया कि मज़कूरा बंगले में मियाँ जाहिद हुसैन की रिहाइश है, जहां आज रात वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है, तो मेरी तरह से उसे भी हैरत का शदीद झटका लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब है हम सब के दुश्मन एक ही छत के नीचे जमा हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कबीर शाह से महमूद लासानी के बारे में कुछ मालूम किया? मैंने दानिस्ता उसे इस हवाले से ज्यादा नहीं कुरेदा। मैंने कहा, जवाब में वो मुझे भी कुरेद सकता था, और फिलहाल मैं मुमताज के मामलात और CFK को अलग अलग रखना चाहता हूँ, मगर ये मामलात तो अब यकजा हो चुके हैं। बहुत कलामी के अंदाज में बोली। फिर मुझसे मुहातिब होकर कहा, वजदान, ये बात समझ में नहीं आ रही कि मियाँ जाहिद हुसैन या उसका कोई आदमी मुमताज में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। उन लोगों की मुमताज से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये बात गौरतलब और फिक्र अंगेज है। मैंने कहा, खैर, आज की रात तमाम सवालात के जवाब मुहैया हो जाएंगे। सब मालूम हो जाएगा उस बंगले के अंदर कौन क्या खिचड़ी पका रहा है। फिर हमारे दरमियान काफी देर तक हालात हाजरा पर गुफ्तगू होती रही। जब मैंने साहिल से कहा कि इस मिशन में मैं उसे अपने साथ रखने का रिस्क नहीं ले सकता, तो वो खामोश हो गई। उसने कोई एहतजाज नहीं किया और ना ही जिद की, बल्कि निहायत ही संजीदगी से बोली, अगर मुमताज यहाँ आ जाती तो मैं रात के वक्त उसे रोक लेती। बस सूरते दिगर तो मुझे मिन्हास बाकर के बंगले पर छोड़ देना। उसने कितनी ही सादगी से इस मसले का हल पेश कर दिया था। मैंने हैरत, दिलचस्पी और लगावट के मिले जुले तासुरात से उसे देखा और एक ठंडी आ भरते हुए कहा, मेरा तो ख्याल था कि तुम साथ जाने की जिद करोगी। उस वक्त मैं साहिल की आंखों में देख रहा था। वो बड़ी ही महारत से नजर चुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ जाने की जिद करूंगी तो मेरी वजह से खामखा तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। मेरी हिफाजत के ख्याल से तुम टेंस रहोगे। मैं अपनी जात से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं फ्लैट पर ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। वो अपनी जात से मुझे तकलीफ ना पहुंचाने की बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था उसकी जात अब मेरी जात में शामिल हो चुकी है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा मुमताज रात भर के लिए तुम्हारे पास ही रुक जाए, मगर मुझे उम्मीद नहीं है उसका अंकल मिन्हास बाकर इस बात के लिए तैयार हो। मुश्किल है, खसूसन ताकुब वाले वाक़े के बाद से वो लोग बहुत ही मोहतात हो गए होंगे।
साहिल ने दुस्दीदा नजरों से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में बोली, मेरा ख्याल है मुमताज तुम्हारी बात नहीं टालेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने मेजबान अंकल की नाराजगी ही क्यों ना मोल लेना पड़े। मैं पलक झपकने में समझ गया था कि वो इस वक्त किस मायने में बात कर रही है। मुमताज की मुझ में बढ़ती हुई दिलचस्पी साहिल को अच्छी नहीं लगती थी। उसने खुलकर अगरचे इसकी मुखालफत भी नहीं की थी, ताहम इस किस्म के जज्बे छुपाए नहीं छुपते और ना ही जुबान से बयान किए जाते हैं। इंसान का रवैया और तर्ज अमल हर बात की वजाहत के लिए काफी होता है। साहिल ने इस मौजू को फैलाना मुनासिब न समझा और फिर मिन्हास बाकर के बारे में उससे मजीद कोई बात ना की। मैंने भी उठकर मिन्हास बाकर के बंगले के नंबर डायल करके फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। फिर उससे पहले कि कोई रिसीवर उठाता फोन की घंटी बज उठी। मैंने अपने हेलो के जवाब में एक मानूस आवाज सुनाई, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कबीर शाह से मालूम हो चुका होगा कि मैं इस मिशन में तुम्हारे पास मौजूद नहीं होऊंगा। दूसरी तरफ शोएब गौरी था। हाँ, कबीर शाह ने मुझे बता दिया। शोएब गौरी की माजरत के जवाब में मैंने कहा, तुम ठीक ठाक तो हो ना? जिस काम से मॉरिशस गए थे वो हुआ या नहीं? वापसी में ताहिर का सबब क्या था? एक सांस में 3 सवाल। शोएब गौरी ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, मैं बिल्कुल हैरियत से हूँ। जिस काम से यहाँ आया था वो हो गया। वापसी में ताहिर का सबब आज का मौसम है। इस अचानक मौसमी तब्दीली की वजह से अक्सर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जो जा भी रही हैं वो अपने मुकर्रर वक्त से घंटों लेट हैं। आज के दिन मैं किसी भी फ्लाइट में नहीं आ सकता। किसी फ्लाइट में सीट ही नहीं मिल सकती। मैं इंशाल्लाह कल रात तुम्हारे पास होऊंगा कराची में। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन तुमने आज की रात को जाया नहीं करना। मैंने कबीर शाह को खुसूसी हदायत दे दी हैं। वैसे मुखालिफ कैंप में मौजूद मेरा बंदा तुम लोगों की मदद और रहनुमाई के लिए निहायत ही मुफीद साबित होगा। मैंने कबीर शाह को फर्रुख से कनेक्ट कर दिया है और अपनी वापसी पर मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ वजदान। तुम फिक्र ना करो शोएब, इस रात का एक एक लम्हा कैश होगा। मैंने गंभीर आवाज में कहा। मुझे महसूस हुआ मेरे लहजे में सफा की उतर आई थी। तुम कल यहाँ पहुंचकर खुशखबरी नहीं बल्कि खुशखबरियां सुनोगे। तुम्हारे इस पुरज़म और बाएतमाद लहजे ने मेरे कलेजे में ठंड उतार दी है। वो सराहने वाले अंदाज में बोला, वैसे तो तुम मैदान के पुराने खिलाड़ी हो। मैं तुम्हें समझाता अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए मोहतात रहने की हिदायत जरूर करूंगा कि ये पाकिस्तान है। यहाँ की पुलिस बेगुनाहों से ज्यादा मुजरमों का साथ देती है, इसलिए फोंक कर कदम रखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ गए होगे। बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने कहा। वो बोला, अगर तुमने मियाँ जाहिद को इबरतनाक अंजाम से 2 चार कर दिया तो समझ लो तुमने चौधरी नवाजिश अली की कमर तोड़ दी। वो मियाँ जाहिद की कारकर्दगी से बहुत ही खुश है। उसने कराची के नेटवर्क को बड़ी ही मुशाकी से कंट्रोल कर रखा है। मैंने कहा, मैं अमलन भी नवाजिश अली की कमर तोड़ कर रख दूंगा। इंशाल्लाह एक दिन जरूर ऐसा होगा। शोएब ने मोतदिल अंदाज में कहा। मियाँ जाहिद का हाथमा चौधरी नवाजिश की दुम पर पांव रखने के मुतरादिफ है। वो अपने एक बेहतरीन और मुफीद आदमी की मौत पर चकरा कर रह जाएगा और पहले ही फुर्सत में कराची का रुख करेगा। गोया शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ जाएगा। एक लम्हे के लिए उसने तवक्कुफ किया और फिर नहायत ही संजीदा अंदाज में बोला, वजदान, शिकार करने के 2 बड़े तरीके हैं। नंबर 1, शिकारी कील कांटे से लैस होकर शिकार के ताकुब में लग जाए। जब शिकार दौड़ दौड़ कर थक जाए, रुक कर हाँफने लगे और गिर कर कांपने लगे तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शिकार कर लिया जाए। नंबर 2, शिकारी एक मुकाम पर मुनासिब बंदोबस्त के साथ शिकार के इंतजार में सुकून से बैठ जाए। उसका बंदोबस्त शिकार को मज़कूरा मकाम तक ले आए तो वो शिकार कर ले। आज रात का मिशन ऐसा ही तरीका है। जाहिद हुसैन का बंदोबस्त चौधरी नवाजिश को कराची पहुंचा देगा, जहां शिकारी पहले से घात लगाए बैठा होगा। मैं शिकार का ये तरीका अपनाता हूँ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, मेरे नजदीक ये तन आसानी और सहल पसंदी है। मुझे तो शिकार को दौड़ा दौड़ा कर गिराने में मजा आता है। मैं चौधरी की आखिरी सांस तक उसके ताक़ब में रहूंगा। उसे तड़पा तड़पा कर सिसका सिसका कर मारने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। इतने बड़े शैतान को यूं आसानी से घेर कर शिकार करना उसके शायान शान नहीं है शोएब। एज यू विश वजदान, शोएब गौरी ने कुशादा दिली से कहा। मैं हर सूरत में तुम्हारे साथ हूँ। विश गुड लक।
फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। मैंने अगले ही लम्हे मिन्हास बाकर के बंगले का नंबर मिलाया और थोड़ी ही देर के बाद मुमताज लाइन पर आ गई। मैंने कहा, ठीक है मुमताज, तुम शाम से थोड़ा पहले आ जाओ और कोशिश करो कि आज की रात हमारे पास रुक जाओ। तो तुम क्या समझ रहे हो, मैं 2-4 घंटों की गपशप के लिए आ रही हूँ? वो इठलाकर बोली। उसके लहजे से मुसरत फूटी पड़ रही थी। मैंने अंकल बाकर से इजाजत ले ली है, आज की रात मैं तुम्हारे फ्लैट पर ही गुजारूंगी। वो मेरी हिफाजत की तरफ से हासिल फिक्रमंद है, लेकिन मेरी जिद के सामने उन्होंने ज्यादा मुखालफत नहीं की। वो तुम्हारे इस कारनामे से भी बाहूबी आगाह है। जब तुमने मुझे खतरनाक डाकुओं के चुंगल से छुड़ाकर बाबा के पास पहुंचाया था, मुमताज की बेबाकी और खुद एतमादी में पहले भी देख चुका था। मेरे बारे में उसका रवैया फिक्र अंगेज था। माधुरी दीक्षित से मुशाबा वो लड़की अपने अंदाज से मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुमताज के बाप काजी सुल्तान का रवैया भी बड़ा ही पुरमानी था। वो मुझे बरहुदार की तरह ट्रीट करता था और हर लम्हे मुशफिक और मेहरबान नजर आता था। चाहे एक ऐसा जज्बा है जो पहली निगाह में ही नजर आ जाता है। मुमताज के जज्बात को मुझसे ज्यादा साहिल ने महसूस किया था, जैसे किसी घर का पहरेदार उस घर के मकीनों से पहले किसी अंदरूनी खतरे को भांप लेता है। साहिल किसी चौकीदार से कम नहीं थी। मुमताज मेरी मैयत में रात गुजारने आ रही थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी मेरी ये रात दुश्मनों की मैयत के साथ गुजरने वाली है। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त कबीर शाह के साथ मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की बालाई मंजिल पर था। यहाँ से हम टेलीस्कोप की मदद से मियां जाहिद के बंगले की मुमकिना हद तक तफसीलात देख सकते थे। मैं अपनी नीली शेरट साउथ में ही छोड़ आया था और यहाँ तक हम दोनों ताकतवर इंजनों वाली 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे, जो इस वक्त जेरी मंजिल पर स्कूल के अहाते में खड़ी थी। कबीर शाह ने लालची चौकीदार को ऐसा आराम किया था कि वो एक रात के लिए वहां से गैर हाजिर रहने पर तैयार हो गया था। असले के नाम पर मेरे पास 2 क्लाशनकोफ, 1 पिस्तौल और मेरी पिंडली में मौजूद 2 हंजर भी शामिल थे, जो इम्तियाज के कातलों के खून के प्यासे थे। हमने टेलीस्कोप को एक ऐसी खिड़की में सेट किया था कि बाहर से या सामने वाले बंगले से हमें कोई देख नहीं सकता था। ताहम हम सबको बड़ी ही वजाहत से देख पा रहे थे। इस स्कूल में टेलीफोन भी मौजूद था, जो जेरी मंजिल पर ऑफिस में रखा था। कबीर ने उसका तार बढ़ाकर उसे बलाई मंजिल पर पहुंचा दिया था, ताकि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल में इमदादी कुमक के लिए साउथ से राब्ता किया जा सके। मैंने स्कूल में आने के बाद अपने फ्लैट पर फोन करके मुमताज और साहिल की हैरियत दरियाफ्त कर ली थी और साहिल को इस टेलीफोन का नंबर भी लिखवा दिया था, ताकि किसी इमरजेंसी में वो मुझे इतला दे सके। अब तक सामने वाले गेट में मैंने जिन लोगों की आमदोशद देखी थी, उनमें मेरे काम के सिर्फ 3 ही अफराद थे। वो पस्ता कामत मियां जाहिद हुसैन, जिसकी छोटी छोटी आंखों से मक्कारी और सफाके टपकती थी। दूसरा याकूब उर्फ कोबा, जिसकी मलकियत गरे पजारों वालों ने मेरे साथियों पर फायरिंग करके उन्हें मुझसे छीन लिया था। और तीसरा शाकिर अली, जो व्हील चेयर पर था ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर। 1.5 माह पहले मरहूम इम्तियाज अली ने एक खलाकत हेज हंजर से उसके कदमों में जंजीरें डाल दी थी। इन तीनों शैतानों के लिए मेरे दिलो दिमाग में खत दर्ज नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, और आज इन तीनों को मेरे हाथों जहन्नम रसीद होना था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि कबीर शाह की आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, मैंने दोपहर में फोन पर तुमसे एक सवाल पूछा था। अब मैं उसी सवाल को दोहराता हूँ, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया था। मैं टेलीस्कोप की मदद से सामने वाले बंगले का जायजा लेते हुए कबीर शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो कह रहा था, वजदान, तुम्हें इस बंगले का एड्रेस किसने बताया था? मेरी मालूमात के मुताबिक बास ने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हारी मालूमात दुरुस्त है कबीर शाह, मैंने बंगले की जानिब मुतवज्जा रहते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि कल रात 2 गुंडे मेरी एक साथी का ताकुब कर रहे थे। मैंने उन्हें घेर कर जब मुरम्मत की तो उनमें से एक ने बताया कि वो महमूद लासानी के एमा पर ताकुब कर रहे थे, जो डिफेंस सोसाइटी के बंगला नंबर B38 में रहता है। इसी हवाले से मैंने तुमसे महमूद लासानी का पूछा था। क्या वो दोनों गुंडे तुम्हारी साथी साहिल का ताकुब कर रहे थे? नहीं, वो कोई और साथी थी, मैंने पूछा। कबीर शाह ने इस सिलसिले में मजीद कोई सवाल नहीं किया। हमारे दरमियान कुछ लम्हे खामोशी रही। इस दौरान में मैं बदस्तूर बंगले के अहाते, पहलू और गेट के सामने वाले तमाम मनाजिर बारीक बीनी से वॉच कर रहा था। एक वक्त में एक ही शख्स टेलीस्कोप से इस्तेफादा कर सकता था, लिहाजा कबीर शाह क्लाशनकोव्स के मैगजीन की चेकिंग में मसरूफ था। मेरी इस दूरबीनी की ताक झांक में अचानक एक गाड़ी ने तहलका मचा दिया। वो लंबी चौड़ी चमचमाती गाड़ी बड़े ही स्टाइल से स्याह गेट के सामने आकर रुकी थी।
پھر اس سے پہلے کہ چوکیدار اس کے بنگلے کا گیٹ کھولتا، گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میں اس دراز قامت شخص کو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ تارا تھا۔ یہ شیطان یہاں کیسے آ گیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کبیر شاہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ میں کبیر شاہ کے سوال کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ میں باہر کے مناظر میں سنسنی ہیزی اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں جیسے بت سا بن کر رہ گیا تھا۔ گاڑی کے پچھلے دونوں دروازوں سے 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد برآمد ہوئے اور ان کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی میں کئی سال پیچھے ماضی کی بھول بھلیوں میں پہنچ گیا۔ میری نظریں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بھی ٹھیک پہچان لیا تھا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ہزاروں میل دور یہاں کراچی میں کیسے پہنچے تھے۔ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر شاہ کی آواز میری سماعت میں داخل ہوئی۔ لگتا ہے میاں زاہد کے غیر ملکی مہمان آ گئے۔ میرے ہاتھ میں تو ٹیلیسکوپ تھی۔ میں گاڑی کی ڈکی سے مرمت ہونے والے سوٹ کیسوں کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا، جس پر لگے سنگاپور ایئر لائن کے ٹیگ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں سنگاپور سے پاکستان آئے تھے، مگر وہ تو سنگاپور کی جیل میں تھے۔ یہ جملہ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ میں تشویشناک حیرت بھی شامل تھی۔ تم نے پہلے کسی شیطان کا ذکر کیا اور اب سنگاپور کی کسی جیل کا تذکرہ کر رہے ہو۔ مجھے اپنی پشت پر کبیر شاہ کی آواز سنائی دی، وجدان یہ کیا قصہ ہے؟ تارا کو کراچی میں دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اس سے ممتاز کے تعاقب والا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تارا ہی نے ممتاز کا سراغ لگانے کے لیے وہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ ممتاز کی مضبوط گواہی پر تارا اور وڈیرا اکبر سومرو کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ تارا عمر کوٹ پولیس کی تحویل میں تھا اور وہ دونوں سنگاپور کی جیل میں۔ میں نے سنگاپور میں انسپیکٹر چیانگ شو کی مدد سے دارا کے سنڈیکیٹ کو تہو بالا کر دیا تھا۔ دارا تو اس آپریشن میں ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن اس کے سنڈیکیٹ کے 3 عہدیداروں کو چیانگ شو نے چھاپ لیا تھا۔ ایک یوریشین عہدیدار پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، جبکہ ایک انڈین بھولا ناتھ اور پاکستانی جمال کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ بھولا ناتھ کے قبضے سے 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی اور جمال اس سنڈیکیٹ کے روح رواں دارا کا فرسٹ کزن تھا، اور وہ دونوں سزا پا کر جیل میں چلے گئے تھے۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن میں سے گزر گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔